सूरज ने अपनी पहली सुनहरी किरणें गोंडवाना के विशाल महाद्वीप पर बिखेरी थीं। ये सुबह क्रिटेशियस काल की एक आम सुबह थी, एक ऐसा समय जब दिग्गजों का राज था। विशाल त्रिसेराटॉप्स का एक झुंड अपनी 3 सींगों और हड्डीदार फ्रिल्स के साथ ऊंचे फर्न और साइकैड्स के जंगल में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वे अपनी ताकतवर चोंचों से घनी वनस्पति को चीर रहे थे। उनके भारी कदमों की गूंज जंगल की जमीन पर एक लयबद्ध ढोल की तरह थी। हवा में गीली मिट्टी, खिले फूलों और जीवन की मूल गंध घुली हुई थी। ऊपर पंखों वाले प्टेरोसौर, जिनके पंख छोटे हवाई जहाज जितने चौड़े थे, गर्म हवा की धाराओं पर फिसल रहे थे। उनकी तेज निगाहें नीचे के परिदृश्य में अगले शिकार की तलाश कर रही थीं। फैले हुए नदी घाटियों में एक विशाल टायरेनोसॉरस रेक्स, इस दुनिया का निर्विवाद शिकारी, जमीन हिला देने वाली दहाड़ के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराता था, जो मीलों दूर तक गूंजती थी। ये दहाड़ आक्रामकता की नहीं, बल्कि अपनी सत्ता की घोषणा थी, सभी छोटे जीवों को याद दिलाने के लिए कि इस क्षेत्र का असली मालिक कौन है। छोटे डायनासोर जैसे फुर्तीले और पक्षी जैसे ऑर्निथोमिमिड्स इस आवाज से डरकर भाग जाते थे। उनके तेज पैर उन्हें घने झाड़ियों की अपेक्षाकृत सुरक्षा की ओर ले जाते थे। ये दुनिया शिकारी और शिकार, अपार शक्ति और नाजुक जीवन के जटिल ताने बाने से बनी थी। हर जीव, चाहे वह सबसे बड़ा सौरोपॉड हो या सबसे छोटी कीड़ा, इस जीवंत और गूंजती पारिस्थितिकी में अपनी भूमिका निभाता था, जो करोड़ों वर्षों से फल फूल रही थी। समुद्र की पश्चिमी आंतरिक जलधारा की चमकदार सतह के नीचे एक बिल्कुल अलग साम्राज्य पनप रहा था। विशाल मोसासौर समुद्री सरीसृप डरावने आकार और ताकत के साथ गहराई में गश्त कर रहे थे। उनके सुडौल शरीर पानी को घातक सुंदरता से चीरते हुए बड़ी मछलियों, अमोनाइट्स और यहां तक कि अन्य समुद्री सरीसृपों का शिकार करते थे। मछलियों के झुंड जैसे हजारों चांदी के सिक्के इन शिकारियों से बचने के लिए एक साथ इधर उधर भागते थे। समुद्र सुंदरता और अचानक क्रूर हिंसा दोनों का क्षेत्र था। प्लेसियोसौर अपनी असंभव रूप से लंबी गर्दनों के साथ सतह के पास छोटे शिकार की तलाश में बड़ी सलीके से सिर इधर उधर घुमाते थे, जैसे कोई जिज्ञासु सांप। जीवन प्रचुर, जटिल और मानो अनंत था। ये ग्रह, हमारी पृथ्वी, डायनासोरों का स्वर्ग थी। 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय तक वे अद्भुत विविध रूपों में विकसित हुए, हर महाद्वीप और हर बड़े पारिस्थितिक स्थान पर छा गए। वे अपने समय के मालिक थे, एक विकास यात्रा की पराकाष्ठा जिसने सांस रोक देने वाले आकार और जटिलता के जीवों को जन्म दिया था। वे एक परिचित सूरज के नीचे चलते थे, प्राचीन नदियों से पानी पीते थे और उस दुनिया की हवा में सांस लेते थे जो पूरी तरह से उनकी थी। उस खास सुबह 66 मिलियन वर्ष पहले कोई संकेत, कोई चेतावनी नहीं थी कि उनका लंबा और शानदार शासन अचानक और विनाशकारी अंत की ओर बढ़ रहा है। दुनिया बस खूबसूरती से जीवित थी। जैसे जैसे सुबह का सूरज ऊपर चढ़ा, दिन के आसमान में एक नई और अवांछित तारा उभरा। शुरुआत में वह बस एक चमकीली बिंदु थी, बाकी सबसे अधिक चमकदार, एक अजीब सी बात जिसे शायद आसमान में उड़ते प्टेरानोडॉन की तेज नजरें देख सकती थीं। लेकिन यह कोई तारा नहीं था, यह एक खगोलीय यात्री था। लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा एक विशाल क्षुद्र ग्रह, जो अंतरिक्ष के काले शून्य में पृथ्वी की ओर सीधी टक्कर की दिशा में दौड़ रहा था। ये अनगिनत युगों से दूर क्षुद्र ग्रह पट्टी से चला आ रहा था। अब इसका भाग्य डायनासोरों की दुनिया से अटूट रूप से जुड़ गया था। हर गुजरते घंटे के साथ वह चमकदार बिंदु बड़ा होता गया। उसकी रोशनी एक जिज्ञासु चमक से एक डरावने, स्थिर तेज प्रकाश में बदल गई। दोपहर तक वह वस्तु अब कोई दूर की बिंदु नहीं थी, वह एक भयानक नया चांद बनकर नीले आसमान में लटक गई थी। जानवरों की दुनिया में एक अजीब और बेचैन करने वाली भावना फैलने लगी। हवा स्थिर हो गई, कीड़ों की सामान्य आवाजें चुप हो गईं। हाड्रोसौर के झुंड, बतख चोंच वाले डायनासौर बेचैन हो उठे। उनकी गूंजती आवाजों में चिंता और सवाल झलकने लगे। वे अपने सिर आसमान की ओर उठाते, एक गहरी गड़बड़ी को महसूस करते जिसे वे समझ नहीं सकते थे। ये कोई शिकारी नहीं था जिसे वे देख या सूंघ सकते थे। ये एक पूरी तरह से अलग स्तर का खतरा था, एक ऐसा विदेशी अस्तित्व जो हर अनुभव और हर प्रवृत्ति से परे था। अब क्षुद्र ग्रह एक डरावना दृश्य था। आसमान में जलता हुआ पहाड़, वो सूरज जितना ही तेज चमक रहा था, उसकी रोशनी जमीन पर अजीब तीखे साए डाल रही थी। जैसे ही वह ऊपरी वायुमंडल से चीखता हुआ गुजरा, घर्षण ने उसकी सतह को हजारों
डिग्री तक गर्म कर दिया, जिससे वह चमचमाता सफेद गर्म हो गया। एक गहरी धीमी गूंज हवा में भरने लगी, जो महान सौरोपॉड्स की हड्डियों में भी महसूस होती थी। डर, एक कच्ची और मौलिक भावना हावी होने लगी। छोटे बड़े सभी जीव अपने भोजन और शिकार को छोड़कर अपनी सारी एकाग्रता उस डरावने संकेत पर केंद्रित कर चुके थे, जो हर पल बड़ा होता जा रहा था, एक ऐसी तबाही का वादा करता हुआ जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। डायनासोरों के लिए यह सबसे बड़ा अज्ञात था। उनकी दुनिया सूरज और चांद के चक्र, रथुओं के बदलने और दांत नाखून वाले खतरों से चलती थी। उन्हें अंतरिक्ष, खगोलीय गणना या आसमान से गिरते पहाड़ के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वे बस इतना जानते थे कि आसमान, जो हमेशा एक सा रहता था, अब टूट चुका है। ये जलता हुआ अजनबी प्राकृतिक व्यवस्था का उल्लंघन था, अराजकता का संकेत। उनके शासन के अंतिम क्षण बीत रहे थे, इस मौत के संदेशवाहक की लगातार बढ़ती मौजूदगी के साथ। अंतिम गिरावट डरावनी तेजी से हुई। जैसे ही क्षुद्रग्रह घने निचले वायुमंडल में घुसा, वो एक विशाल अग्निगोला बन गया। उसकी ध्वनि की गूंज किसी भी गड़गड़ाहट से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। वह लगभग 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा था, इतनी तेजी से कि उसके आगे की हवा को हटने का मौका ही नहीं मिला। वायुमंडल दब गया और तापमान सूरज की सतह से भी ज्यादा गर्म हो गया। जो भी जीव ऊपर देख रहा था, उसके लिए वह क्षुद्र ग्रह अब कोई पत्थर नहीं, बल्कि एक दूसरा सूरज था, पहले से भी ज्यादा चमकीला और डरावना, जो अविश्वसनीय गति से अब के गल्फ ऑफ मैक्सिको के उथले पानी की ओर बढ़ रहा था। टकराव का क्षण ब्रह्मांडीय हिंसा की घटना थी। क्षुद्र ग्रह ने पृथ्वी से टकराते ही 100 खरब टन टीएनटी से भी ज्यादा ऊर्जा छोड़ी, एक ऐसा विस्फोट जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। एक ही पल में धरती की सतह में 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। टकराव की तीव्रता ने स्वयं क्षुद्र ग्रह और पृथ्वी की चट्टानों के विशाल हिस्से को वाष्पित कर दिया और एक अत्यधिक गर्म धूल, राख और पिघले हुए पदार्थ का गुब्बार ऊंचे वायुमंडल में और यहां तक कि अंतरिक्ष तक भेज दिया। इस झटके से एक क्षण के लिए पूरी पृथ्वी अपनी धुरी पर कांप उठी। टकराव के तुरंत बाद एक विनाशकारी घटनाएं शुरू हो गईं। विस्थापित समुद्री जल ने एक विशाल सुनामी पैदा की, शायद सैकड़ों मीटर ऊंची लहर, जो टक्कर स्थल से हर दिशा में जेट विमान की गति से दौड़ गई। ये विशाल जलप्रपात हजारों किलोमीटर तक तटों को साफ कर देता, वहां की सारी जिंदगी मिटा देता। साथ ही टकराव से उत्पन्न कंपन ने पृथ्वी का अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप पैदा किया, 11 रिक्टर स्केल की तीव्रता, जिसने महाद्वीपों में ज्वालामुखी विस्फोट और भूस्खलन शुरू कर दिए। टक्कर क्षेत्र के पास डायनासोरों के लिए मृत्यु तत्काल और पूर्ण थी। वे विस्फोट में वाष्पित, जलाए या उड़ा दिए गए। दूर दराज में तबाही कुछ क्षण बाद पहुंची, एक ऊष्मीय लहर जो वायुमंडल में लौटती हुई अत्यधिक गर्म सामग्री से निकली, महाद्वीपों में फैल गई, मानो पूरी पृथ्वी एक विशाल ओवन बन गई हो। जंगल अपने आप जल उठे, हवा खुद आग बन गई, खुले में फंसे किसी भी जीव को जिंदा भून दिया गया। शांत सुबह एक अकल्पनीय नरक में बदल गई थी। डायनासोरों का राज न केवल खत्म हुआ, बल्कि हिंसक और अपरिवर्तनीय रूप से चकनाचूर हो गया। प्रारंभिक विस्फोट तो बस शुरुआत थी। जैसे ही सरबों टन पिघली हुई चट्टान और अत्यधिक गर्म मलबा ऊपरी वायुमंडल में फेंका गया, वो पूरी दुनिया में वापस गिरने लगा। ये छोटे छोटे कांच और चट्टान के गोले, जिन्हें स्फेरियुल्स कहा जाता है, एक अकल्पनीय तीव्रता की उल्का वर्षा की तरह वातावरण में घुसते गए, पूरी पृथ्वी को ढकते हुए। जब वे हवा से गुजरे तो उनके घर्षण ने जबरदस्त गर्मी पैदा की। ये सिर्फ टक्कर स्थल से आई गर्मी नहीं थी, ये तो खुद आसमान का हर जगह जल उठना था। वायुमंडल एक चमकदार भट्ठी बन गया, जिससे सतह का तापमान इतना बढ़ गया कि पूरी दुनिया की वनस्पति में आग लग गई। धरती जल उठी। उत्तर अमेरिका के जंगलों से लेकर एशिया के मैदानों तक महाद्वीपों में फैली आग की लपटें थीं। इन दावानों का धुआं गहरा और काला था, एक घुटन भरा आवरण जिसने सूरज को भी ढक लिया। हवा, जो पहले से ही राख और धूल से भरी थी, अब कालिक और जहरीली गैसों का जहरीला मिश्रण बन गई थी। आग की गर्जना मरते हुए जानवरों की दहशत भरी चीखों में मिल गई। जो डायनासोर प्रारंभिक विस्फोट और ऊष्मीय लहर से बच गए थे, वे अब खुद को एक जलती, दम घोंटू दुनिया में फंसा हुआ पाते थे। उनका आकार, जो कभी उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, अब उन्हें घातक धुएं और लगातार बढ़ती आग से बचने में असमर्थ बना रहा था। अराजकता पूरी थी।
समुद्रों में भी तबाही उतनी ही भयानक थी। वह विशाल सुनामी जिसने तटीय क्षेत्रों को नष्ट कर दिया था, उसके बाद जलता हुआ मलबा समुद्र की सतह को उबालने लगा। उथले समुद्रों की नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र तबाह हो गई। विशाल समुद्री सरीसृप मोसासौर और प्लेसियोसौर अचानक और घातक बदलावों का सामना कर रहे थे। समुद्रों की रासायनिक संरचना भी बदलने लगी, क्योंकि टक्कर स्थल की चट्टानों से वाष्पित सल्फर से बने अम्लीय वर्षा आसमान से गिरने लगी। दुनिया के पानी जो कभी जीवन से भरे थे, अब जहर का मिश्रण बनने लगे। जो जीव थोड़े समय के लिए किसी गुफा या गहरे बिल में शरण लेने में सफल भी हो गए, उनके लिए भी बाहर की दुनिया अब एक अजनबी और शत्रुतापूर्ण जगह बन चुकी थी। जीवित दुनिया की परिचित आवाजें अब आग की गर्जना और घायल पृथ्वी के कंपन में बदल गई थीं। हवा सांस लेने लायक नहीं थी, जमीन जल चुकी थी और आसमान जो कभी एक जाना पहचाना नीला था, अब काले धुएं और लाल गर्म अंगारों की एक डरावनी अभेद्य छत बन गया था। डायनासोरों का युग जो एक विशाल 150 मिलियन वर्षों तक चला था, कुछ ही घंटों में एक वैश्विक अग्निकांड में समा गया। वे जिस दुनिया को जानते थे वह हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। आग के बाद ठंड आई। टकराव और वैश्विक जंगलों में लगी आग से उठी विशाल धूल, कालिक और सल्फर एरोसोल की परत इतनी घनी थी कि उसने ऊपरी वायुमंडल में एक अभेद्य चादर बना दी। ये अंधकार की चादर पूरे ग्रह को ढक गई और जीवनदायिनी सूर्य की किरणों को रोक लिया। दिन एक लगातार सांझ में बदल गया, एक फीकी अजीब सी धुंध जो वर्षों तक बनी रही। बिना सूरज की रोशनी के पृथ्वी पर जीवन का इंजन लड़खड़ा गया और रुक गया। प्रकाश संश्लेषण जो लगभग सभी पारिस्थितिक तंत्रों को चलाता है, एकदम से थम गया। दुनिया एक लंबे और विनाशकारी इंपैक्ट विंटर में डूब गई। इसका असर ग्रह के पौधों पर विनाशकारी और तेज था। वो घने फर्न, साइकैड्स और फूलदार पौधे जो क्रिटेशियस खाद्य जाल का आधार थे, अंधेरे में मुरझा गए और मर गए। बिना रोशनी के वे ऊर्जा नहीं बना सके और कभी हरे भरे परिदृश्य अब उजाड़, सड़ते भूरे रंग में बदल गए। पहले छोटे पौधे मरे, फिर वो विशाल जंगल जो हजारों सालों से खड़े थे। यह शाकाहारी डायनासोरों के लिए कयामत थी। ट्राइसेराटॉप्स और एडमोंटोसॉरस के विशाल झुंड जो शुरुआती आग से बच गए थे, अब भुखमरी का सामना कर रहे थे। उनके विशाल शरीर को बहुत ज्यादा भोजन चाहिए था और उनका भोजन ही खत्म हो चुका था। जैसे जैसे शाकाहारी डायनासोर भूख से मरने लगे, मांसाहारी डायनासोर जैसे ताकतवर टायरानोसॉरस रेक्स भी जल्दी ही उनके पीछे हो लिए। उनका शिकार खत्म हो चुका था और अब धरती एक बंजर मैदान थी जिसमें मरे और मरते जीवों के शव बिखरे थे। ठंड एक और बेरहम कातिल थी। सूरज की गर्मी रुकने के साथ वैश्विक तापमान तेजी से गिर गया। वो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु जो क्रिटेशियस दुनिया में छाई हुई थी, अब कठोर जमा देने वाली ठंड में बदल गई। डायनासोर जो शायद गर्म जलवायु के लिए बने थे, इस लगातार ठंड में जीने के लिए संघर्ष करते और इससे वे और कमजोर हो गए। उनकी मौत और तेज हो गई। ये लंबी अंधेरी सर्दी पूरे जैव मंडल को बदल गई। समुद्रों में भी अंधेरा उतना ही विनाशकारी था। फाइटोप्लैंक्टन, वो सूक्ष्म जीव जो समुद्री खाद्य जाल का आधार थे, बिना सूरज की रोशनी के मर गए। इससे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में विलुप्ति की एक श्रृंखला शुरू हो गई, जिसने अमोनाइट्स और उन महान समुद्री सरीसृपों को भी खत्म कर दिया जो उन पर निर्भर थे। इंपैक्ट विंटर एक वैश्विक छंटनी थी, एक ऐसा पर्यावरणीय संकट जिसने पूरे जीव समूहों को चुनकर मिटा दिया। बड़े, विशेषीकृत और सूरज पर निर्भर जीव सबसे पहले गए। दुनिया फिर से सेट हो रही थी। हर जीव इस महाविनाश में नहीं मरा। जहां महान डायनासोर और समुद्री सरीसृप पृथ्वी से मिट गए, वहीं कुछ जीवन रूप बच गए। ये बचे हुए जीव लगभग सभी छोटे थे। वे वो जीव थे जो आग और ठंड से छुप सकते थे, जिनकी भूख कम थी और आहार में लचीलापन था। जहां एक टायरानोसोरस को सैकड़ों किलो मांस चाहिए था, वहीं एक छोटा छछूंदर जैसा स्तनधारी कीड़ा मकोड़ा जड़ें और सड़ती जैविक सामग्री पर जीवित रह सकता था। आकार जो अब तक प्रभुत्व की कुंजी था, अचानक जानलेवा कमजोरी बन गया। अब विनम्रता और अनुकूलनशीलता ही बचने की नई कुंजी थी। जो जीव बिलों में, ताजे पानी की नदियों में या गहरे समुद्र में रहते थे, वे सबसे बुरी मार से सुरक्षित थे। एक गहरी बिल में छुपा हुआ स्तनधारी उस झुलसाने वाली गर्मी और दमघोंटू राख से बचा रह सकता था। मगरमच्छ और कछुए जो जल पर्यावरण में रहते थे, उन्हें उन आग की लपटों से शरण मिली जो धरती पर फैली थीं।
ताजे पानी के पारिस्थितिक तंत्र जो भूजल से पोषित होते थे और खुले समुद्र की तुलना में सूरज की रोशनी पर कम निर्भर थे, उन्होंने जल्दी से उभरना शुरू कर दिया। ये वातावरण अब नए जीवन के लिए महत्वपूर्ण शरण स्थल बन गए, जो उन जीवों की वंशावली को बचाए रखते जो एक दिन धरती के वारिस बनेंगे। लगभग कुछ भी खाने की क्षमता एक और अहम गुण थी। टकराव के बाद की दुनिया सड़न की दुनिया थी। परिदृश्य मरे हुए जंगलों और डायनासोरों के शवों से भरा था। जो जानवर चूजी नहीं थे, सर्वाहारी और मृतभक्षी, उन्हें अस्थायी भोज्य सामग्री मिल गई। हमारे खुद के दूर के स्तनधारी पूर्वज शायद उन्हीं में थे। छोटे, रात में सक्रिय जीव जो कीड़े, केंचुए और जो भी पत्तों के नीचे या मिट्टी में मिल जाए उसे खाकर बच गए। उनके छोटे शरीर को कम ऊर्जा की जरूरत थी, जिससे वे बचे हुए टुकड़ों पर भी जी सकते थे, जबकि बड़े जानवर भूख से मर रहे थे। ये महान विलुप्ति घटना एक गहरा विकासात्मक संकुचन बन गई। ये बस यूं ही नहीं मारती थी, बल्कि एक खास तरह के गुणों का चयन करती थी। ये छोटे, छुपे और अनुकूलनीय जीवों को आगे बढ़ाती थी। डायनासोरों की बहुत बड़ी सफलता ने उन्हें एक ऐसी दुनिया में बांध दिया था जो अब थी ही नहीं। उनका विशेषीकरण और विशाल आकार इतनी तेज और संपूर्ण पर्यावरणीय तबाही के सामने विकास की बंद गली बन गए। जैसे ही लंबी सर्दी आखिरकार खत्म हुई और सूरज की रोशनी धरती पर लौटी, तो ये छोटे, जुझारू बचे हुए जीव अपने छुपने के स्थानों से बाहर निकले, एक ऐसी दुनिया में जहां अब कोई दैत्य नहीं था और हर तरफ अवसर ही अवसर थे। बहुत समय तक डायनासोरों के अचानक गायब होने का रहस्य विज्ञान की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक था। फिर 1980 में लुइस और वॉल्टर अल्वारेज के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक चौंकाने वाली खोज की। वे इटली में क्रिटेशियस काल के अंत की चट्टानों की परतों का अध्ययन कर रहे थे, जब उन्हें एक पतली, गहरी मिट्टी की परत मिली। जब उन्होंने इस मिट्टी का विश्लेषण किया तो पाया कि इसमें इरिडियम नामक तत्व असाधारण रूप से अधिक मात्रा में था। इरिडियम पृथ्वी की सतह पर बहुत दुर्लभ है, लेकिन उल्काओं और धूमकेतुओं में यह कहीं अधिक पाया जाता है। यही इरिडियम समृद्ध परत बाद में दुनिया भर की कई जगहों पर मिली और सबकी उम्र बिल्कुल 66 मिलियन साल थी। यही था असली सबूत। अल्वारेज टीम ने प्रस्तावित किया कि एक विशाल उल्का पृथ्वी से टकराई थी और उसने इरिडियम को पूरी धरती पर महीन धूल के रूप में फैला दिया। ये केपीजी सीमा परत के नाम से जानी जाती है और डायनासोरों के युग का भूवैज्ञानिक शिलालेख है। ये वो सटीक क्षण है भूवैज्ञानिक रिकॉर्ड में जहां नॉन एवियन डायनासोर, अमोनाइट्स और कई दूसरी प्रजातियों के जीवाश्म एकदम से गायब हो जाते हैं। ये सिद्धांत बहुत आकर्षक था, लेकिन इसमें एक अहम कड़ी की कमी थी। गड्ढा कहां है? इस विशाल टकराव का स्थल कहां था? एक दशक तक सही आकार और उम्र के गड्ढे की खोज जारी रही। अंतिम कड़ी मिली, आंशिक रूप से छुपी हुई मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के नीचे। वहां के भूवैज्ञानिकों ने, जब वे तेल के लिए क्षेत्र की मैपिंग कर रहे थे, अजीब गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय असामान्यताएं देखीं। जब इन निष्कर्षों को 90 के दशक की शुरुआत में उल्का सिद्धांत से जोड़ा गया तो तस्वीर साफ हो गई। 1 किलोमीटर मोटी नई तलछट के नीचे एक विशाल टकराव संरचना छुपी थी, जिसका व्यास 180 किलोमीटर से भी अधिक था। इसका नाम पास के शहर के नाम पर चिकसुलुब क्रेटर रखा गया। इसकी उम्र बिल्कुल मेल खाती थी, 66 मिलियन साल। यही था वो निशान जिसने सब कुछ बदल दिया, महान विलुप्ति का ग्राउंड जीरो। चिकसुलुब क्रेटर में वैज्ञानिक ड्रिलिंग ने और भी नाटकीय सबूत दिए। कोर सैंपल्स ने घटनाओं का क्रम बेहद विस्तार से दिखाया। शुरुआती टकराव की टूटी मिटी चट्टानें, लौटती सुनामी की तलछट और फिर ऊपर बिछी बारीक कणों की परत जो वातावरण से नीचे गिरी थी। आज नासा और दूसरी अंतरिक्ष एजेंसियां आकाश पर लगातार नजर रखती हैं। प्लैनेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस जैसे कार्यक्रम पृथ्वी के पास के पिंडों पर नजर रखते हैं, यह मानते हुए कि जिसने डायनासोरों का युग खत्म किया वह खतरा आज भी मौजूद है। आकाश अभी भी प्राचीन भटकने वालों से भरा है और चिकसुलुब क्रेटर हमेशा याद दिलाता है कि जब उनका रास्ता हमारे रास्ते से टकराता है तो क्या हो सकता है। डायनासोरों के अंत की कहानी जीवन के इतिहास में संयोग की भूमिका का गहरा सबक है। 150 मिलियन साल तक वे इस ग्रह के निर्विवाद शासक थे। वे ताकतवर थे, विविध थे और अपने पर्यावरण के लिए बेमिसाल ढंग से अनुकूलित थे। वे हर मायने में विकास की सफलता की कहानी थे। वे हार नहीं रहे थे, वे पतन की ओर नहीं जा रहे थे।
उनकी दुनिया बस अचानक और पूरी तरह एक बाहरी घटना से चकनाचूर हो गई। एक ब्रह्मांडीय दुर्घटना, एक संयोग था, ग्रहों की कक्षाएं और गुरुत्वाकर्षण की हल्की सी टक्कर, जिसने उनके शानदार युग का अंत कर दिया। ये एक फांसी थी, धीरे धीरे खत्म होना नहीं। अगर वो उल्का थोड़ी सी अलग दिशा में होती या कुछ पल पहले या बाद में आती तो शायद वह पृथ्वी से टकराती ही नहीं। अगर वह गहरे समुद्र में गिरती, न कि युकाटन की उथली सल्फर युक्त चट्टानों पर, तो शायद जलवायु पर असर कम होता, लंबी सर्दी कम या हल्की होती, शायद कई डायनासोर बच जाते। ये सोचकर ही हैरानी होती है, पिछले 66 मिलियन सालों में हमारे ग्रह पर विकास की पूरी दिशा एक टकराव के सटीक समय और स्थान पर टिकी थी। हमारी अपनी मौजूदगी उसी महाविनाश की सीधी देन है। विलुप्ति के बाद जीवित बचे स्तनधारी, जो इतने लंबे समय तक डायनासोरों की छाया में रहे थे, खुद को एक खाली दुनिया में पाते हैं। वे पारिस्थितिक स्थान जो कभी दैत्यों से भरे थे, अब खाली थे। यही मौका था जिसका वे इंतजार कर रहे थे। नए स्तनधारी रूपों का विस्फोटक विकास शुरू हुआ, जिसमें प्रजातियां दौड़ने वाली, तैरने वाली, उड़ने वाली और सोचने वाली बन गईं। लाखों सालों में इन्हीं में से एक वंश प्राइमेट्स, बड़े दिमाग और पकड़ने वाले हाथों के साथ विकसित हुआ। उसी वंश से आखिरकार मानवता निकली, जो तारों का अध्ययन कर सके और उस घटना को समझ सके जिसने हमारे विकास को संभव बनाया। हम डायनासोरों को हैरत और श्रद्धा के साथ देखते हैं, लेकिन साथ ही इस विनम्र एहसास के साथ कि हमारी उपस्थिति यहां एक गहरे ब्रह्मांडीय संयोग का परिणाम है। हम उस दुनिया के वारिस हैं जिसे एक ग्रहीय तबाही ने हमारे लिए खाली किया। उनकी कहानी का अंत हमारी कहानी की शुरुआत थी। यह हमें प्रकृति की अपार शक्ति और जीवन की नाजुकता की याद दिलाता है। डायनासोर हार नहीं गए थे, उन्हें कुदरत ने हटा दिया, और अगर वो एस्ट्रॉयड न आता तो शायद आज इस धरती पर इंसान नहीं, डायनासोर राज कर रहे होते।